गांव के हर कोने में मेनका की कहानी गूंज रही थी। लोग अब भी उस रात की चर्चा करते जब मेनका की आत्मा ने श्यामपुर गांव में दहशत फैलाई थी। लेकिन ऐसा लगता था कि सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पूजा पाठ और यज्ञ करवाकर मेनका की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की थी। गांव में एक नया परिवार रहने आया। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 7 साल की बेटी पायल। रमेश को गांव के स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली थी। परिवार ने गांव के बाहर एक पुराने हवेलीनुमा घर को किराए पर लिया। यह वही घर था जहां मेनका की मौत हुई थी। गांव वालों ने रमेश को चेताया, लेकिन उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार दिया। पहली रात पहली रात को जब रमेश का परिवार सो रहा था, पायल अचानक जाग गई। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक परछाई धीरे धीरे हिल रही है। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। पायल ने डर कर चिल्लाया, लेकिन जैसे ही सीमा और रमेश उठे, वह परछाई गायब हो गई। रहस्यमय घटनाएं। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रसोई में रखा खाना अचानक सड़ने लगा। रात को पायल कहती कि कोई उसे अपने बालों से खेलता महसूस होता है। पायल का व्यवहार बदलता है। कुछ हफ्तों बाद पायल का व्यवहार अजीब होने लगा। वह अक्सर अकेले में बात करती और किसी को दीदी कहकर पुकारती। सीमा ने सोचा कि यह नई जगह का असर है, लेकिन रमेश को शक होने लगा। सच्चाई का खुलासा। रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने रमेश को बताया कि यह घर मेनका का है। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। वह किसी बच्चे को अपनी बहन मानती थी, लेकिन गांव वालों की वजह से उसकी हत्या हो गई। आखिरी मुठभेड़। एक रात रमेश और सीमा ने पायल को कमरे में किसी से बात करते हुए देखा। वह हवा में खड़ी किसी चीज को देख रही थी। तभी पायल की आवाज बदल गई और वह तेज गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मेरी जान ली थी, अब मैं इसे ले जाऊंगी। रमेश ने साहस जुटाकर देवी के एक पुजारी को बुलाया। उन्होंने पूजा और हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, घर में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अंत में मेनका की आत्मा जलते हवन कुंड में समा गई। अंतिम शांति। इसके बाद घर और गांव में शांति छा गई। पायल वापस सामान्य हो गई। रमेश और सीमा ने उस घर को छोड़ दिया और गांव वालों के साथ मिलकर मेनका की आत्मा की शांति के लिए मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं, मेनका की कहानी आज भी हर नए आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वह आत्मा सच में मुक्त हुई या कहीं छिपकर अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रही है। गांव में शांति छा गई थी। लोग मान चुके थे कि मेनका की आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन कुछ लोग अब भी रात के समय हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें सुनने की बातें करते थे। रमेश का फैसला। रमेश और उसका परिवार अब शहर लौट चुके थे, लेकिन पायल के मन में अब भी डर बना हुआ था। वह अक्सर सपने में दीदी को देखती और अचानक रोने लगती। सीमा ने सोचा कि यह सब पिछले अनुभव का असर है, लेकिन रमेश को यह सामान्य नहीं लगा। एक दिन पायल ने सीमा से कहा, मम्मी, दीदी कह रही है कि वह अभी भी वहां है, उसे कोई धोखा दिया गया है। यह सुनते ही सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। पुराने रहस्यों की परतें। रमेश ने इस बार गांव के बुजुर्गों और पुजारी से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि मेनका की आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं किया गया था। उसे धोखे से मारा गया था और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता, वह चैन नहीं पाएगी। रमेश ने यह सब सुनकर फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। हवेली में वापसी। रमेश और सीमा ने कुछ गांव वालों के साथ उस पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही वातावरण भारी लगने लगा। हवेली में घुसते ही पायल ने एक कोने की ओर इशारा किया और बोली, दीदी यहीं है। जैसे ही उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू की, एक मिट्टी के बर्तन में बंद पुराने कागज मिले। कागज पर लिखा था कि मेनका के साथ उसके चाचा ने धोखा किया था। वह उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे अंतरिक्ष के हवाले कर दिया, जहां उसकी बलि दे दी गई। जैसे ही यह सच सामने आया, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं तेज होने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और एक भयानक चीख गूंजने लगी। तभी पायल ने जोर से कहा, दीदी, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। रमेश ने पुलिस की मदद से उस तांत्रिक और मेनका के चाचा का पता लगाया। वह अब एक दूसरे गांव में छिपकर रह रहे थे। गांव वालों ने उन दोनों को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। अंतिम विदाई। उस रात रमेश और पायल ने मेनका की तस्वीर रखकर
पूरे विधि विधान से पूजा की। इस बार एक हल्की सी सफेद रोशनी पायल के पास आई और उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। मेनका की आत्मा आखिरकार शांत हो गई थी, लेकिन वह कहानी हर किसी के दिल में एक सपक बनकर रह गई कि धोखे और पाप का अंत जरूर होता है, चाहे वह कितना ही छिपा क्यों न हो। क्या यह वास्तव में अंत है, या मेनका की कहानी में कोई और मोड़ बाकी है? गांव में कुछ महीनों तक शांति रही। मेनका की आत्मा को शांति मिली थी और उसके बाद हवेली में किसी अजीब घटना का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक नई भयावह और पुराने राज, गांव में एक और नया परिवार आया। यह परिवार शहर से था और उनका नाम था कुमार। कुमार परिवार ने उसी हवेली को किराए पर लिया था जहां पहले मेनका की आत्मा ने तांडव किया था। अब इस हवेली में जीवन फिर से लौट आया था। लेकिन एक रात कुमार की बेटी रिया, जो 15 साल की थी, ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब हो रहा था। उसे अक्सर रात में किसी महिला की सरसराती आवाज सुनाई देती, जैसे वह किसी से कुछ कह रही हो। एक रात रिया ने देखा कि हवेली के पुराने कमरे में दीवारों पर खून के धब्बे बन रहे थे। अजनबी संकेत। रिया ने यह सब अपनी मां को बताया, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पाई। एक दिन रिया ने पुराने कमरे में एक पुरानी डायरी पाई जिसमें मेनका की पूरी कहानी लिखी हुई थी। जब उसने इसे पढ़ा तो वह समझ गई कि हवेली में कुछ अधूरा रह गया था। मेनका की आत्मा केवल बदला लेने के बाद ही शांति पा सकती थी, और उसके बाद भी किसी ना किसी रूप में उसका प्रतिशोध जारी था। रिया ने जब अपने माता पिता को यह बताया तो उन्होंने भी यही समझा कि यह पुरानी किंवदंती हो सकती है। लेकिन रिया का डर बहुत गहरा था। एक रात रिया ने हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाकर शांति की प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की, वह हल्की सी सर्द हवा महसूस करने लगी। अचानक कमरे की एक दीवार पर मेनका का चेहरा उभर आया। वह कह रही थी, मुझे खत्म करो या मैं तुम्हारे जीवन को खत्म कर दूंगी। खौफनाक बदलाव। रिया को समझ में आ गया कि अब वह अकेली नहीं है। मेनका की आत्मा फिर से जाग उठी थी, और अब वह न केवल बदला लेने के लिए बल्कि अपनी अधूरी मुक्ति के लिए भी संघर्ष कर रही थी। रिया ने गांव के एक साधु से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि जब तक मेनका की मौत का पूरा सच सामने नहीं आएगा, वह शांति नहीं पा सकती। साधु ने रिया से कहा, मेनका के साथ जो हुआ था वह एक साजिश थी, और अब उसके साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और को भुगतने नहीं दिया जाएगा। सच का पर्दाफाश। रिया ने मेनका की कहानी को फिर से पढ़ा और गांव के पुराने लोग जो उस समय के गवाह थे उनसे बात की। उसने आखिरकार उस तांत्रिक और मेनका के चाचा के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जिन्होंने उसकी हत्या की थी। रिया ने अब यह तय किया कि वह मेनका को पूरी तरह से न्याय दिलाएगी। नई शांति की ओर रिया और गांव वालों ने मिलकर मेनका के अपराधियों की पूरी सच्चाई उजागर की। वह तांत्रिक और मेनका के चाचा फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इस बार उन्हें कड़ी सजा दी गई। रात के समय हवेली में एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। रिया ने एक और पूजा की, इस बार मेनका की आत्मा को शांति देने के लिए। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, हवेली में सन्नाटा छा गया। एक अंतिम बार मेनका का चेहरा दिखाई दिया और उसने धीरे धीरे कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। अंतिम इसके बाद गांव में कोई और रहस्यमयी घटना नहीं घटी। हवेली को फिर से किसी और ने किराए पर नहीं लिया और वह खंडहर बन गई। रिया का परिवार भी कुछ समय बाद वहां से चला गया, लेकिन वह हमेशा उस समय को याद करता रहेगा जब मेनका की आत्मा ने उसे सच्चाई और न्याय की राह दिखाई। लेकिन गांव वालों का मानना था कि मेनका की आत्मा अब शांत हो गई है। यह अंत नहीं था, क्योंकि आत्माएं कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। वे हमेशा याद दिलाती हैं कि हर अधूरी कहानी को पूरा किया जाना चाहिए।